बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है। फिजा सरमद कैसे हो बच्चों? इमाद चलें, थैंक यू मेरे बच्चों। अच्छा भाई, आज के सेशन में आगे कवर होगा, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में कहा था कि एक पॉइंट सिर्फ कवर करेंगे, फिर आप लोगों ने एक सवाल करके दिखाना है मुझे, और इसमें मैं गाइडेंस तो प्रोवाइड करूँगा, सवाल सॉल्व नहीं करूँगा। क्या इस लेवल पे पहुँच चुके हो? बड़े हो गए हो या बच्चे हो अभी? हाँ, बड़े हो गए। देखते हैं कितने बड़े हो गए। आज इस सवाल को अगर आप कर गए तो मैं आपको इंशाअल्लाह शाबाशी दूंगा। सरदार शाबाशी देगा, ठीक है? आज लानते नहीं देगा, सरदार शाबाशी देगा। तो इसमें एक ही ट्रांजैक्शन है ना? हाँ, एक है। क्या है? वही समझाऊंगा तो आगे बढ़ेंगे ना। चले, स्कोर कीपर बताएं किस नंबर पे पहुंच चुके हैं हम लोग? कितने रन हो गए हमारे? 15 हो गए। ऑनलाइन बच्चों कितने हो गए? ब्रूस बोला 17 हो गए। क्या यार, तू आउट कराएगा हमें? हैं? 17 हो गए, 17 हो गए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टर्न नंबर है 18। ओके, लिखे भाई 18। सरदार 18। कितने आदमी थे? 18। ओके, सीरियल नंबर 4 इससे लिंक है उस टॉपिक को जिसको हम पढ़ेंगे। सीरियल नंबर 4, इनवॉइस डेटेड 5 फरवरी 2012 अमाउंटिंग टू 100,000 had not been claimed inadvertently. Oversight was detected in the month of August. एक ये पढ़ेंगे, और साथ में अगला सवाल किसका था? फौलाद। फौलाद क्या खाते हैं आप? दूध पीता हूं। ओके, फौलाद। अच्छा जी, फौलाद के सवाल को भी पढ़ लें तो क्या हर्ज है? क्योंकि एक सवाल में हो सकता है तुम अटको, फौलाद तक तो नहीं अटक, फौलाद में फौलादी बनना है तुम लोगों ने। तो अगर हल्की फुल्की सवाल नंबर 5 में थोड़ी सी गड़बड़ हुई भी तो खैर है, मैं हेल्प करूंगा, मगर 6 नंबर सवाल में बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा। अब ये तुम्हारा चैलेंज है, मुझे 5 और 6 में छठे नंबर को इंडिपेंडेंट करके दिखाओ। करके दिखा सकते हो? तो इंशाल्लाह जिसको भी अभी थोड़ी कमजोरी फील हो रही है, जाके शरबत फौलाद पी ले। ब्रूस बोल रहे हैं शरबत फौलाद मंगा लेते हैं आपके लिए जो यहाँ बैठे हैं, बाकी तो इमेजिन कर लेंगे तुम लोगों ने पी लिया है, ऑनलाइन वाले। अब इस सवाल में क्या है? फौलाद इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर सप्लाई ऑफ होम अप्लायंसेज। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मिस्टर फौलाद फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 12। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, कोई बात नहीं है, इस पे तो बात भी नहीं करनी चाहिए। फिर क्या है? सप्लाईज कौन सी? लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड, लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड। फिर एक्सपोर्ट्स, कोई भी नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। अब आए, अब मशीन। ओके, मशीन वाज परचेज फॉर 12 मिलियन कमीशन इनटू फिक्स एसेट। अलग करके अपोर्शन, अलग करके सेकंड वर्किंग, अलग करके डायरेक्ट डिडक्ट। ओके, सब स्टैंडर्ड सप्लाईज ऑफ 4.5 मिलियन वर रिटर्न्ड टू वेंडर्स। क्या मतलब? परचेज रिटर्न। तो क्या करोगी? इनपुट को एडजस्ट, पढ़ा हुआ है आपने। 3 गुड्स वर्थ 7.2 मिलियन वर रिटर्न्ड बाय डिफरेंट कस्टमर्स। सेल रिटर्न, दोनों चीजें इस सवाल में भाई। तो एक में परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या करेगा? इनपुट को कम और सेल को कम। An amount of 820,000 on account of purchases made from a registered supplier is outstanding. ये नया पॉइंट है, ये मिलके पढ़ेंगे हम। Outstanding since July 11. The related input tax was accounted for in the, ये बात भी आज पढ़ोगे। फिर आखिर में क्या है? सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड। दोनों में एक एक ट्रांजेक्शन, दोनों पढ़ा देता हूं, दोनों करके दिखाओ। आर यू रेडी? पढ़ा के लिंक करके समझाऊंगा। ये देखो, पढ़ाऊंगा भी, वापस आऊंगा, समझाऊंगा, फिर तुमने करके दिखाना है। तो आपको मैं दोनों पॉइंट पढ़ा के कितना टाइम दूं ताकि 2 सवाल करके दिखाऊं?
कितने मिनट है? नंबर के हिसाब से क्यों, ट्रांजैक्शन के हिसाब से बोलना। कितने टाइम में करके दिखा सकते हो, सच्ची बताओ, सीरियस? बस ज़्यादा है 40 मिनट यार, ये तो बच्चों वाला सवाल है। तेरे लिए तो 5 मिनट का होना चाहिए। 20 मिनट मैं आपको एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं 20 मिनट दूंगा, मैं बैठा रहूँगा यहाँ पे, सिगरेट पीने जाऊँगा, जो मैं पीता नहीं हूँ, मगर तुम लोगों की वजह से चलो कुछ तो करूँ ना, सिगरेट पी लो भाई इनकी वजह से, सही है? या कुछ और नहीं तो पीने जाऊँगा पानी और कुछ पीने की औकात नहीं अपनी यार। ओके चलो बच्चों, अब बिस्मिल्लाह करें। आपको 10 मिनट में करना। देखिए बात यह है बेटा, बात यह है कि दिस इज द आइडियल। तुम्हें पता है इस आइडियल पे एम करोगे ना, डेडलाइन रख के टाइम की करोगे ना, तो फिर तुम एग्जाम के लिए तैयारी करोगे। अनलिमिटेड टाइम दे दूंगा ना तो 1 घंटा भी ना काफी होगा, सोचते ही रहोगे। तो जहन को फोकस रखो, 10-10 मिनट में करके दिखाओ मुझे। ओके, पहले सवाल में मैं हेल्प करूंगा, दूसरे में कोई हेल्प नहीं करूंगा, दोनों सवाल तुमने करके दिखाने, फिर सॉल्यूशन में दे दूंगा। अच्छा करके भी दिखा दूंगा, क्या टेंशन है, परेशान ना हो, सवाल को सॉल्व भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एफर्ट तो करो। ऑनलाइन बेटा टॉपिक नंबर 18 लिखें, अनक्लेम्ड इनपुट टैक्स। टॉपिक का नाम क्या है? अनक्लेम्ड इनपुट टैक्स। पॉइंट नंबर 18 अनक्लेम्ड इनपुट टैक्स। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यार, आराम से याद भी हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इस टॉपिक का ताल्लुक प्योरली सेल्स टैक्स से है। इस टॉपिक का अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि नॉर्मल अकाउंटिंग से ये ना सिर्फ मुख्तलिफ बल्कि समटाइम्स इन स्ट्रेट डायरेक्ट कंट्राडिक्शन होती है इसकी। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग का पता है ना आपको? जिस अकाउंटिंग पीरियड के अमाउंट्स होंगे उसी अकाउंटिंग पीरियड में शो करो, ऐसा है? ये इसके खिलाफ है। तो जहन में रखना, ये सेल्स टैक्स लॉ है, ये अपने पर्पस के लिए बनाया गया है। अकाउंटिंग का पर्पस डिफरेंट है, टैक्स का पर्पस डिफरेंट है। अकाउंटिंग ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ताकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसलीड ना किया जा सके। और यहाँ पर्पस क्या है? जेबें काटना ताकि मुल्क चल सके। अलग अलग ऑब्जेक्टिव है ना, तो इसलिए टैक्स अकाउंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल अकाउंटिंग। ये टैक्स अकाउंटिंग है। क्या कहता है? ये कहता है कि सपोज कर लो कि अगर किसी मंथ का इनपुट टैक्स है और उस मंथ में वो क्लेम नहीं हो सका, इनपुट टैक्स नॉट क्लेम्ड इन रेलिवेंट मंथ। रेलिवेंट मंथ का मतलब है जिस मंथ की वो परचेज है। अगर जनवरी की परचेज है तो जनवरी के टैक्स रिटर्न में उसका इनपुट नहीं लिया जा सका। क्यों नहीं लिया जा सका? उसकी रीजन क्या है? मोस्ट कॉमन रीजन होती है इनवॉइस का ना होना। क्योंकि सप्लायर की तरफ से इनवॉइस नहीं आती, और एनी अदर रीजन, कोई भी और रीजन हो सकता है। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाने का मतलब है ये। मसलन एग्जांपल सुने, एक पर्सन की करंट मंथ की परचेजेस थी 10 लाख की, मगर उसके पास 50,000 ऐसी परचेज थी जिसकी अभी तक इनवॉइस नहीं आई। बताएं इनपुट 10 लाख का क्लेम करेंगे या 950,000 का? 50,000 का इनपुट आप नहीं ले सकोगे। क्यों? पहले तो पढ़ा था ना, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं टू क्लेम इनपुट टैक्स। इसका इनपुट नहीं मिलेगा इसको। तो जनवरी की परचेज है, जनवरी में इनपुट नहीं लिया उसने क्योंकि ले ही नहीं सकता। या सपोज कर लें कि उससे बाय एरर एक परचेज रह गई, मिस हो गया इनवॉइस, तो ऐसी केसेस में
लॉ कहता है कि रेलेवेंट मंथ के बाद सब्सिक्वेंट आने वाले सब्सिक्वेंट रेलेवेंट मंथ में इनपुट क्लेम नहीं हो सका, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि आने वाले 6 मंथ में जब चाहो उस इनपुट को क्लेम कर सकते हो, तो नो मैचिंग इन सेल्स टैक्स। अब एग्जाम्पल, हमारी परचेज कितनी थी? कितनी थी हमारी परचेज कितनी थी? अभी मैंने एग्जाम्पल दी थी 1 मिलियन की। 1 मिलियन के 2 हिस्से हो गए। 950 का हमने इनपुट ले लिया, 50,000 का इनपुट हम नहीं ले सके। और मंथ कौन सा है हमारा? जनवरी 2024। अब ये इनवॉइस कभी तो आएगी ना इसकी, तो जनवरी के बाद आपके पास कितने महीने? तो आप इसका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जनवरी काउंट नहीं होगा, रेलेवेंट मंथ काउंट नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि 1, 2, 3, 4 और 5 नहीं, एक और आएगा, क्योंकि 6 महीने हैं। जून तक उसका इनपुट ले सकते हो, जुलाई तक इनपुट ले सकते हो उसका, क्योंकि जनवरी को काउंट नहीं करेंगे ना। तो 6 महीने कौन से होंगे बताओ? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 6 महीने। अब सुने, अगर तो इस 50,000 का मई 24 में उसने इनपुट क्लेम किया, क्या ये इनपुट क्लेम हो सकता है कि नहीं हो सकता? 50,000 का इनपुट टैक्स क्लेम हो सकता है? यस, हो सकता है, क्योंकि टाइम के अंदर है। टाइम कितना था? रेलेवेंट मंथ के बाद आने वाले 6 महीने। मगर क्या हुआ कि इसने सितंबर में आके, सितंबर 24 में आके इसका इनपुट क्लेम करना चाहा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? टाइम गुजर चुका, बस निकल चुकी, इनपुट नहीं मिलेगा। क्या मुझे अब पॉइंट आप बता सकते हो? बताओ। अगर किसी मंथ में इनपुट क्लेम नहीं किया जा सके फॉर व्हाट एवर रीजन, तो हम उस इनपुट को क्लेम कर सकते हैं अगले 6 महीने में। मगर अगर 6 महीने गुजर गए तो इनपुट टैक्स नहीं। हो गया कंप्लीट आपका। अप्लाई करो भाई इस पे। कौन सा सवाल था जिसमें ये आया? कौन सा सवाल था बाजी ज़ैनब? कहाँ था? नंबर 4, खुद पढ़ो। सवाल का मंथ भी देख लो। सवाल का मंथ क्या है? अगस्त 12। अब करो। ब्रूस कोर्ट डिस्प्यूट्स आ जाते हैं तो फिर अलग मसला होता है। कोर्ट्स फिर उसके लिए टाइम को वेव करती हैं, तो वो अलग बात हो जाएगी। मगर इससे पहले करंट सिचुएशन को करें। क्रेडिट सेल्स की सिचुएशन अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक ये क्रेडिट सेल्स वाला। पता है क्या लिखा है? कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। क्यों? रिलेवेंट मंथ कौन सा था? फरवरी 12 की परचेज है। 5 फरवरी की इनवॉइस है, इनपुट फरवरी में नहीं लिया, लिखा है क्लेम नहीं कर सका गलती से। दिस ओवरसाइट वाज डिटेक्टेड इन अगस्त में क्लेम करना चाहता है तो फरवरी को काउंट नहीं करो, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आखिरी महीने में इसकी आंख खुली, सही बच गया। अगर ये अगस्त में इनपुट नहीं लेता तो फिर इनपुट नहीं ले पाता इस 1 लाख का, हालांकि ताल्लुक किसी और टैक्स पीरियड से है। मगर इनपुट कब क्लेम करोगे? करंट मंथ में, अगस्त में इसका इनपुट लिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 18 कोई स्टेट करेगा?
अनक्लेम्ड इनपुट टैक्स रेलिवेंट महीने के बाद 6 महीने तक क्लेम हो सकता है। हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अब ये सवाल तुमने करना है, सारे सवाल, अब सारे पॉइंट हो गए ना, फिर बेटा लो 20 मिनट्स करके दिखाओ। अगला पॉइंट आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? नंबर 19 लिखो भाई। 19, ये 19 का यहां पे भी नया पॉइंट आया था। 19 नंबर सवाल क्या है बच्चों? भाई 19 नंबर सवाल ये है या पॉइंट ये है, 19 नंबर क्रेडिट परचेजेस पे इनपुट मिलता है नहीं मिलता, इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं सारे। भाई अगर मैंने 2-3 पॉइंट सीख लो। अगर मैंने परचेजेस की मगर मैंने पेमेंट नहीं की, क्रेडिट पे परचेज है, तो क्या मुझे इनपुट मिलेगा? पहला पॉइंट ये समझना। अब सुनना मेरी बात। मंथ है मेरे बच्चों सितंबर का, अगस्त, सितंबर को छोड़ो, अगस्त पे आ जाओ। अगस्त 24 का मंथ है। ए इज अ बायर और बी इज सप्लायर। मंथ कौन सा बताया मैंने अभी? अगस्त 24, करेक्ट मेरे बच्चों? यहां तक ठीक है ना? ओके। परचेजेस की इसने, और परचेजेस की इसने सपोज करते हैं 1,20,000 की, जिसपे 18% टैक्स क्या बनेगा? हसीब थोड़ी सी और डिटेल भी आएगी बेटा, फिर तुम बताना क्या होगा। बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। कितना? 21,600 का इनपुट टैक्स है। इसका मतलब है कि ए ने पेमेंट करनी है, मगर के पेमेंट टर्म्स 3 महीने के हैं। 3 महीने बाद पेमेंट देना, क्रेडिट टर्म से। किसी भी वजह से उसने अगस्त में पेमेंट नहीं की, तो अगस्त के मंथ में हु इज लायबल टू पे? सप्लायर इज लायबल टू पे। सप्लायर को तो पेमेंट करनी है ना, क्योंकि जो सेल करेगा वो मरेगा। तो उसका मंथ आ गया अगस्त का। सरकार से नॉक नॉक करती है, सप्लायर या बायर? सप्लायर क्या कहेगी उसको कि तुम्हारा मंथ हो चुका है एंड, आ चुकी है तेरी ड्यू डेट, और ड्यू डेट क्या है तेरी? 15 और 18। 15 पे क्या करोगे? पेमेंट करोगे। 18 पे क्या करोगे? रिटर्न फाइल करोगे। तो कर ना यार, मैं कैसे पेमेंट करूं? मुझे तो अपने 1,20,000 नहीं मिले, मेरे 1,20,000 फंस गए हैं, तुम्हारे पेट में मरोड़ हो रही है, 21,600 की हो गया। कहां से आने थे पैसे? बायर से। वो कौन होता है भाई? जिस पे टैक्स पास ऑन करता हूं मैं, तो तू करता है ना, हमारा वास्ता थोड़ी उससे। हमारा वास्ता किससे? कानून में क्या लिखा है? टैक्स किसने देना है? ये कहां लिखा है कि वो रिकवर करके देगा? वो तो तुम्हारा अपना मामला है ना, तो बाद में ले लेना। अभी क्या कर? अपनी जेब से पैसे दे। तो ये मिस्टर बी 15 तारीख पे खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा हो गया इसका। 21,600 रुपए जमा करने पड़ेंगे इसको। किसके पास? एफबीआर के पास। अब चूंकि टाइमिंग डिफरेंस तो है, मगर एफबीआर के पास पैसे आ चुके हैं। कितने पैसे आ चुके हैं? 21,600 आ चुके हैं। अब सुने, एफबीआर बायर को क्या बोल रहा है? बायर साहब आप एक काम कर लो, इनपुट ले लो। तो बायर क्या कहेगा? भांगड़ा, ना पैसे दिए ऊपर से मजा। कैसे? जेब से 1 रुपया भी नहीं दिया था, और ऊपर से करंट मंथ का सेल्स टैक्स भी कम हो गया। तो क्रेडिट परचेजेस पे इनपुट टैक्स मिलता है कि नहीं मिलता? सुन लो, मिलता है, बशर्ते के सप्लायर ने अपनी जेब से पे कर दिया हो। क्योंकि एफबीआर को इतराज नहीं है, एफबीआर को पैसे आने थे, आ चुके। जब उसके पास पैसे आ गए तो उसको क्या इतराज? कर। अब वो बेचारा कोने में नाराज रो रहा है। मिस्टर सेलर क्यों रो रहा है?
एफबीआर को क्या बोल रहा है, तूने साथ नहीं दिया, वादे बड़े किए थे, साथ तूने कोई नहीं दिया। एफबीआर उसके पास जा रहे, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? यार एक तो तूने मुझसे पैसे छीन लिए, ऊपर से उसको इनपुट दे दिया, उसका तो गला दबा ना, उसको तो गोली मार, कुछ नहीं तो टांग तोड़ उसकी, क्योंकि वो पैसे उसने देने थे, मुझसे तूने पैसे ले लिया। उसको कहता है ठीक है, कहता है रुक रुक रुक, वापस गया एफबीआर उसके पास, किसके पास? कहता है अच्छा एक बात सुन, अभी इनपुट ले ले, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा जो जानी दोस्त है उसको पैसे नहीं देगा, तेरे से मेरी दोस्ती नहीं है, दोस्ती मेरी उसी से। हाँ भाई सप्लायर ठीक है, कहते हाँ अब ठीक है। तो ए क्या कहता है कि मैं इनपुट ले लूं, हाँ ले ले, पेमेंट नहीं करनी, भाई अभी नहीं करनी, कभी तो करनी है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, 2 पॉइंट मैंने इसमें बताने, पहला मैं बता चुका हूं, लिख के भी दूंगा। दूसरा पॉइंट पता है क्या है, बायर को कहा गया क्रेडिट परचेजेस पे इनपुट तो ले रहे हो, मगर सुन लो सप्लायर को पेमेंट करोगे, यानी बायर को कहा गया है क्या कर, पेमेंट किससे, सब वो तो करेगा ही ना, उसका बाप भी करेगा, परचेजेस किए हैं उसने, कानून है इस मुल्क में कि नहीं है, वरना सप्लायर क्या करेगा, उस पर केस ठोक देगा, केस से कुछ भी नहीं होता है तो भाई के पास जाएगा, भाई जाके उसकी गेट पे 2 फायर मारेगा, पैसे आ ही जाएंगे, पैसे तो आ ही जाएंगे ना यार। तो लॉ ने फिर कौन सा उस पर करम नवाजी की, नहीं, लॉ कहता है आगे तो चल, बायर तूने पेमेंट करनी है ना, अब सुन पेमेंट कितने में करेगा, इनवॉइस के 180 डेज में पेमेंट करेगा, और अगर तो तूने ये 180 डेज क्रॉस कर लिए, यानी कि अगर आपने नहीं पेमेंट की 180 दिन में, तो तेरा इनपुट गया रिवर्स, तुझे अब मैं इनपुट टैक्स नहीं दूंगा। तो पहले जो तुम्हें इनपुट लेने दिया था वो इस कंडीशन के साथ था कि 180 दिन में पेमेंट भी करोगे, अगर 180 दिन गुजर गए ना तो तेरे पेमेंट और तुम्हारी बाकी किसी भी चीज की वजह से एक बात मैं नहीं मानूंगा कि तुझे इनपुट मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, तेरा इनपुट रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब जितना इनपुट लिया था उतना इनपुट करंट मंथ के इनपुट से काटू हो जाएगा, करंट मंथ का इनपुट कम हो जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा। करंट मंथ के इनपुट को, करंट मंथ की परचेजेस उस पे होने वाला इनपुट टैक्स कम कर दिया जाएगा, अगर उसने कब तक पेमेंट नहीं की तो। 2 जुमले लिखो, 2 जुमले लिखो। मैं भी बट इसको मैं भी रीजन पे नहीं जाना चाहता जी। सप्लायर को फायदा ही फायदा है, क्योंकि सप्लायर ने अपनी जेब से पैसे दिए, बायर को अब बायर के ऊपर तलवार लटका दी, 180 दिन से देर वो करता ही नहीं है, करेगा तो मारा जाएगा। सप्लायर की हेल्प हो गई ना, वैसे लोग उसको पैसे ही नहीं देते, 2-2.5 साल गुजर जाते, क्यों पेमेंट करेगा? अगर वो पावरफुल है अब देगा, उसका बाप भी देगा, वो अपने सेल्स टैक्स बचाने के लिए पेमेंट करेगा। ये सप्लायर की हेल्प हो गई। आप बिजनेस करके देखो और पैसे रिकवर करके दिखाओ, मान जाऊंगा। भाई पैसे ही नहीं आते इधर, क्रेडिट सेल तो हो जाती है, पैसे ही नहीं आते। अब सेल्स टैक्स की वजह से, एफबीआर की वजह से पैसे मिलते हैं लोगों को। क्यों मिलते हैं पैसे? इसलिए कि उसका इनपुट टैक्स लिंक होता है, इन्वॉल्व होता है, तो फायदा है उसका सप्लायर का। चलिए 2 जुमले लिखिए बच्चों। नहीं रुको, 6 महीने किसने कहा? तो 6 महीने तो नहीं हुए ना, महीने तो फिर बेटा जनवरी फरवरी मार्च, यहां महीने नहीं है, क्या है? डेज। तो 17 तारीख का मतलब जनवरी पूरा काउंट करोगे? नहीं, 17 का मतलब 17 से दिन काउंट करूंगा, 180 दिन में। 180 दिन बोलो। डबल टैक्स कमर तोड़, बिल्कुल। एक तो इनपुट गया, ऊपर से पैसे भी देने पड़े, यानी नुकसान हुआ ना उसका। किसका नुकसान हुआ? किसका नुकसान? बायर का नुकसान, पैसे भी दिए, इनपुट भी नहीं मिले, फिर नुकसान है कि नहीं है? तो अच्छा क्या है? अच्छा क्या है? 180 दिन में पेमेंट दे दो, तो किसकी हेल्प हो गई? सप्लायर की। क्रेडिट में उसके पास पैसे आ रहे हैं,
तो वो गया उसके पास वापस, कंधे पे रखा, बता कैसा दिया सप्लायर को वो कहेगा यार जबरदस्त यार, यही तो तेरे से उम्मीद थी यार, अब अपन की दोस्ती है तेरे साथ। अरे जुमले तो लिखो, सवाल बाद में करना, लिखो तो सही जुमले, में भूल जाऊंगा, बड़ी मुश्किल से रट्टा लगा के आया हूं, है पक्की बात है ना। लिखो मेरे बच्चों, लिखो भाई पहला जुमला, इनपुट टैक्स कैन बी क्लेम्ड on accrual basis, on credit purchases। सारे जुमले लिखवा रहा हूं ताकि एग्जामिनर कहीं से भी खेले तो तुम्हें याद आ जाए। क्या लिखा आप लोगों ने? मैंने बताया था मैं भूल जाऊंगा। हाँ लिख रहा है ना, गुड या शाबाश, बचत हो गई। अब मतलब गोल्डन तुमने ना लफ्ज लिख लिए। इनपुट टैक्स कैन बी क्लेम्ड ऑन accrual basis, on credit purchases, by a buyer if supplier has deposited if supplier has deposited the relevant output tax या रेलिवेंट सेल्स टैक्स या सिंपली डिपॉजिटेड द टैक्स। इस जुमले को समझो, क्या मतलब है इसका। बायर को इनपुट टैक्स मिलेगा अगर सप्लायर ने पेमेंट की हो तो। एक मिसाल दूं, एक बंदे ने 5 लाख की परचेजेस की और 1 रुपए का टैक्स भी नहीं पे किया, क्योंकि क्रेडिट टर्म्स 3 महीने के थे और पहले महीने में उसको पेमेंट थोड़ी करनी थी। उसने कॉल की सप्लायर को, यार मैं इस पे इनपुट लेना चाहता हूँ। सप्लायर कहता है इनपुट ना लेना क्योंकि मैं पेमेंट नहीं करूँगा एफबीआर को। यार ऐसे कैसे हो सकता है, तेरी तो ड्यू डेट आ चुकी है। कहता है जाने दे यार, कहाँ से मैं पेमेंट करूँगा, तूने पैसे दिए नहीं तो मैं कहाँ से पे करूँ, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, देख लूँगा एफबीआर वालों को, आने दो 7 तारीख को। अच्छा चल ठीक है। अब मुझे एक बात आए, बायर ने उसकी सुनी नहीं, उसने इनपुट क्लेम किया, टक 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 5 लाख इनपुट 18%, उसको इनपुट मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? एफबीआर के पास एक ढेला नहीं आया, ऊपर से इनपुट ले रहा है वो, तो नुकसान हो गया ना एफबीआर का। क्या एफबीआर का सिस्टम ये करने देगा? आपको पता है एफबीआर का कंप्यूटर सिस्टम बड़ा चालाक है। जैसे ही वो एंट्री मारता है ना तो फौरी से वो भागता है, दूसरे के रिटर्न वो दूसरी पार्टी के डेटा में घुस जाता है, देख के आता है इसने इनपुट दिया, इसने आउटपुट दिया कि नहीं दिया। वो सिस्टम वेरीफाई करता है, खुद देखता है कि उसकी तरफ से तो 5 लाख पेमेंट आई कोई नहीं, ये इनपुट कैसे ले रहा है। वापस आके दरवाजा बंद ब्लॉक कर देता है, इसको इनपुट लेने ही नहीं देता। इसका मतलब कंप्यूटर सिस्टम इसको ऑपरेट करता है। और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं एफबीआर में। नहीं यार, चाय तो मैंने उस दूसरी क्लास में पी थी, अब दोबारा चाहिए मुझे। देख रहे हो कितने मेहनती लोग हैं हम लोग एफबीआर वाले। बेटा क्या लिखा आप लोगों ने? सादा लफ्ज नहीं पढ़ो, मेरी मीनिंग समझाओ। क्या लिखा आप लोगों ने? नहीं, एक लफ्ज मिस कर रहे हो तुम। बायर को क्रेडिट परचेजेस पे इनपुट मिलेगा, ये बोलो। अगर उसने पेमेंट कर दी हो तो उसका तो मिलना ही मिलना है इनपुट टैक्स ना। तो नई बात क्या की आपने? नई बात यह है कि आप क्रेडिट परचेजेस पे भी इनपुट ले सकते हो, बशर्ते के सप्लायर ने पे किया। दूसरा पॉइंट देखो, इन दिस सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन? जिसमें क्रेडिट परचेजेस पे आपने इनपुट ले लिया, इन दिस सिचुएशन, अली ब्रूस एक सेकंड रुको बेटा, बस ये लिखवा लूं। इन दिस सिचुएशन buyer is required to make payment. Buyer is required to make payment to supplier within 180 days of the invoice date. Buyer is required to make payment to the supplier in 180 days of the invoice date. However,
however, if payment is not made, however, if payment is not made within 180 days, however, if payment is not made within 180 days, the input tax is reversed. However, if input tax is not made, if payment is not made within 180 days, the input tax is reversed. रिवर्स्ड। ठीक हो गया बेटा, सबने लिख लिया। अब दोनों पॉइंट बताओ। पहला पॉइंट क्या था, सादा लफ्ज में देसी वे में बताओ। क्रेडिट परचेज पे इनपुट टैक्स मिलेगा अगर, दूसरा पॉइंट क्या है, 180 डेज में अगर नहीं पेमेंट की तो इनपुट टैक्स रिवर्स हो जाएगा। चलो अब आ जाओ। नहीं देखिए कोई मसला नहीं है, तो इसीलिए तो उसने रखा ना क्रेडिट 3 महीने की है, तभी तो कहा ना इसने कि मैं पेमेंट 3 महीने बाद करूंगा, इनपुट में ले लूंगा, तब तक पेमेंट भी हो जाएगी 3 महीने में। मसला कब आएगा, जब क्रेडिट हो जाए ना एक 6 महीने से ऊपर का हो, फिर मसला आता है, तो जल्दी पेमेंट करनी पड़ेगी उस केस में। हाँ बेटा, बिल्कुल भी नहीं। FBR जो है ना आने वाले पैसे क्यों वापस करेगा, सेल हुई कि नहीं हुई, सेल तो हुई ना, गुड्स तो बिके ना, तो वो FBR आउटपुट को क्यों रिवर्स करेगा, पागल है, नहीं करेगा ना। वो थोड़ा वो पूरे सप्लाई चेन में ना जाओ, एक हद तक रुक जाओ। ये 180 डेज बाय लॉ है, डिपेंड करता है सप्लायर के क्रेडिट पीरियड पे, नहीं इसका क्रेडिट पीरियड से कोई ताल्लुक नहीं है। 180 डेज अंडर द लॉ है, ठीक है। इमाद, बेड डेट हो गया दादा तो क्या करेंगे, 180 डेज के बाद रिवर्स करेंगे इस सिनारियो में। बहुत अच्छा सवाल है इसने किया, अली ने। भाई एक बात सुनो, मैं आपको इसका रियल लाइफ केस बताता हूँ। रियल लाइफ PSO क्या बेचता है, PSO बेचता है क्या बच्चों, PSO बेचता है तेल, है ऑयल। अच्छा, PSO ने ऑयल बेचा टू के इलेक्ट्रिक, के इलेक्ट्रिक उससे क्या बनाता है, बिजली, ओके। फिर वो बिजली के इलेक्ट्रिक ने बेची टू पाकिस्तान स्टील मिल, जब वो चलती थी। ये रियल लाइफ केस बता रहा हूँ, रियल लाइफ। PSO ने सेल किसकी की, ऑयल की, टैक्स लगा PSO पे, इतने बिलियन की सेल, इतने बिलियन का टैक्स दो। FBR ने उसे टैक्स पकड़ लिया, उसने वो टैक्स किस पे पास ऑन कर दिया, के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक ने क्या बेचा, बिजली। FBR ने उसके पास भी गए, ये तूने बिजली बेची है, इतने बिलियन की सेल, इतने बिलियन का टैक्स निकाल। के इलेक्ट्रिक से वो भी निकल आया। के इलेक्ट्रिक ने किस पे पास ऑन किया, पाकिस्तान स्टील मिल जो बंद हो गई। अब के इलेक्ट्रिक रो रहा है कि खाया पिया भी कुछ नहीं, गिलास भी नहीं तोड़ा, तब भी बारह ने मेरे साथ। अब क्या करें, सुने, सेल्स टैक्स के लॉ में ये एक पाकिस्तान नहीं दुनिया भर के सेल्स टैक्स जिसको VAT कहते हैं, VAT, उसके वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम में ये है कि इसमें बेड डेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यानी तुम सेल करोगे ना तो टैक्स तो देना पड़ेगा, चाहे तुझे बायर पैसे दे या ना दे। अगर बायर ने पैसे दिए, नहीं दिए, भाग गया, गुम हो गया, लॉ कहता है मेरा उससे वास्ता ही कोई नहीं। बेड डेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई रिवर्स नहीं होगा। इसका मतलब सेल करते वक्त देख लो कैसे बेच रहे हो। आई बात समझ बेटा, तो नो बेड डेट्स रिवर्सल। जब तक सप्लायर टैक्स पे करेगा, बायर क्रेडिट परचेज पे इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता है। यस, अगर बायर को इनपुट टैक्स क्लेम करना है तो उसकी पेमेंट कर दे, ताकि वो सप्लायर पेमेंट कर दे, पक्का सीधा जन्नत वाला रास्ता है, कंफर्म्ड जन्नती। जो पेमेंट की ना किसने, बायर ने, किसके पास गई, सप्लायर के पास, उसने किसको दिया, FBR, सीधा डायरेक्ट जन्नत में, पक्का रास्ता है। मगर थोड़ा सा रिस्की भी है,
सिरात मुस्तक, हाँ वो थोड़ा सा ना उसमें गिरा, अभी मरा, टांग कट गई। वो कब आएगा? जब बायर ने पेमेंट ही नहीं की मगर इनपुट ले लिया। ठीक है, अब क्लॉक इज टिकिंग, 180 डेज, 180 डेज हुए, पेमेंट नहीं की, इनपुट गया आपका। तो क्रेडिट परचेजेस में देखना सिर्फ ये है कि सप्लायर ने पेमेंट की है कि नहीं पेमेंट की है। सप्लायर पेमेंट कर दे, क्रेडिट पे आप इनपुट ले लो, 180 दिन का पे कर दो। क्लियर है मेरे बच्चों? नाउ व्हाट यू डू बेटा, व्हाट यू डू, अब जल्दी से पहले सवाल पे ले जाओ, आपके पहले 10 मिनट शुरू हो रहे हैं। अब फौलाद वाला सवाल बाद में करवाऊंगा, आप पहले इससे आपके 10 मिनट शुरू हो रहे हैं। ये मेरा बेटा आपके पास ये सवाल है, ज़ैनब का ऊपर ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा छुपा देता हूं ताकि पूरा सवाल आपको, ये मेरा बेटा जल्दी जल्दी आपको सवाल करा, मैं 10 मिनट दे रहा हूं आपको। 6:31 हो गए तो 41 तक, 6:41 तक आपने इसको टारगेट करना है, जल्दी जल्दी जी। क्या बात है, कब किया? आज किया, चलो शाबाश। अब दूसरा करो, जब तक जिसने ये अगर कर लिया था तो दूसरा सवाल करें। बेटा ये लर्निंग है, दिस इज द टाइम जब आपने जो सीखा है ना। अब्दुल हसीब क्या सवाल था बेटा? मिस जैनब वाले क्वेश्चन में नेक्स्ट 6 मंथ अब जुलाई से होंगे बिकॉज परचेज स्टार्टिंग इन फरवरी। देखो बेटा आपने ना मंथ काउंट करने होते हैं, मंथ हसीब मंथ काउंट करने। देखें अनक्लेम्ड इनपुट टैक्स में मंथ काउंट होता है और क्रेडिट परचेजेस में डेज काउंट होते हैं। अनक्लेम्ड में मंथ होगा, तो अनक्लेम्ड है ना ज़ैनब वाले सवाल में जो एंट्री 4 है, फरवरी को छोड़ के आगे मंथ काउंट करेंगे, 6 मंथ। नहीं यार थोड़ा फ़र्क आ जाता है बेसिकली, कुछ फ़र्क, हाँ दिनों का फ़र्क आ जाता है ना, किसी में 26, किसी में 28, किसी में 29, 26 तारीख पे ट्रांजैक्शन हुई और 28 का महीना था, थोड़ा फ़र्क आ जाता है।
ऑनलाइन वालों बेटा आप बताओ, आप में से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? हसीब, ब्रूस, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? हो रहा है ना? बस कंफर्म करो सवाल हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? So then I'll be a happy man. ये पॉइंट 3 सेल रिटर्न। इमाद 3 पॉइंट में सब स्टैंडर्ड सप्लाईज वर्थ 150,000 वर रिटर्न्ड। आगे क्या लिखा है? टू रजिस्टर्ड वेंडर्स एंड प्रॉपर डेबिट क्रेडिट वर नोट्स। तो बेटा ये क्या है? सेल रिटर्न कहाँ है? सेल रिटर्न थोड़ी है, टू लिखा है ना, तो इसने रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न है। ये इसकी परचेज है, जो इसकी परचेज रिटर्न है। इमाद एक्सपोर्ट हमारे पास जीरो रेटेड है। अगर एग्जाम कोड से एक्सपोर्ट हो जाए, एग्जाम कोड से एक्सपोर्ट हो जाए तो वो एक्सपोर्ट की वजह से ज़ीरो रेट होगा या गुड्स एग्जाम्प्ट होने की वजह से डिसअलाउ होगा? ये सवाल है ही ना। सप्लाई एग्जाम्प्ट है मगर उसको एक्सपोर्ट कर दें। अच्छा, तो इसका जवाब ये है कि ऑल एक्सपोर्ट्स आर ज़ीरो रेटेड। तो इवन वो गुड्स जिसको लॉ कहता है एग्जाम्प्ट, मगर एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़ीरो रेटेड, वो भी ज़ीरो रेटेड। क्योंकि देखो एक्सपोर्ट में मुल्क का फ़ायदा है,
इस वजह से जो एग्जाम गुड्स होती हैं, कानून ने कहा जी ये पानी की बोतल होगी, इसको बेचोगे एग्जाम्प्ट, ये जी फलानी चीज़ होगी एग्जाम्प्ट, नहीं, जो चीज़ एग्जाम्प्ट भी है अगर एक्सपोर्ट होगी तो ज़ीरो रेट हो जाएगी। नहीं, आउटपुट तो ज़ीरो ही होगा। नहीं, आप जब यहाँ पे एंट्री है ना, आप इसका है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप क्या करें, सवाल में आप आएंगे, कहाँ लिखा है एक्सपोर्ट्स, क्या वेरिएबल की जीरो, नहीं, इसकी बजाय इंक्लूड करें तो 0% रेट है, इस वजह से जीरो लिखना जरूरी है। ना लिखने का काम अगर एग्जाम्पल होता, एग्जाम्पल को आप ना लिखें तो खैर है, हो जाएगा, मगर 0% रेट है, उसको लिखना जरूरी है। आपके हिसाब से कुछ भी नहीं है तो ना लिखें, नहीं 0% लिखें, वरना आपकी एंट्री एग्जामिनर गलत कर देगा, वो समझेगा आपने इसको, आपको आता नहीं था, इसको लिखना जरूरी है। आपने इसको ये ना करें, बस आपने फिगर लिखी, बस मल्टीप्लाई बाय डेश लिखो, तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि वो एग्जैक्टली आगे से देखिए। इस चीज़ को अगर आप इस फिगर को ना भी लिखें, पूरे एंट्री को ना भी लिखें, क्योंकि एग्जाम है तो करेक्ट है, मगर जब क्यों लिखवा रहे हो, ताकि जब आप आगे अपोर्शनमेंट करते हो तो उसमें हमें फिगर चाहिए, पेपर पे होंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। हाँ, पर उसको मल्टीप्लाई ना शो करो, बस जीरो को मल्टीप्लाई शो करो, जीरो का यस मल्टीप्लाई बाय 0%। ऑनलाइन वालों क्या हालात है बेटा, आपके सवाल सॉल्व हो रहा है, कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम दिक्कत? शाबाश, ठीक है बेटा, वर्किंग 2 तक आ चुके हैं बच्चे। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं सबको, मैंने आपको जो टाइम दिया था ना 10 मिनट, वो गुज़र चुका है। तो हकीकी तौर पे अब मैं आपको ना रियलिस्टिक एक बात करता हूँ, रियलिस्टिक एग्ज़ाम में जब आपका सेल्स टैक्स का सवाल आएगा, 15 नंबर का एवरेज आता रहा है, लास्ट अटेम्प्ट में 20 नंबर का था, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है, उसमें कितना टाइम लगना चाहिए एक सवाल को सॉल्व करते वक्त? नहीं, उस सेंस में नहीं, वैसे आपके यानी कितनी फास्ट कर सकते हो उसको, या आपसे मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा था, ये सवाल आप कितने में कर लोगे, हालांकि पढ़ा समझा या प्रैक्टिस की, ये पता नहीं कितनी दफ़ा हम इस सवाल का आधा हिस्सा कर भी चुके हैं, मगर सच्ची बताऊं आप में से किसी से भी ये 20 मिनट से कम पे सॉल्व होगा मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं समझता हूँ दोनों सवाल 20-20 मिनट ईच यानी 40 मिनट लगेंगे, वो सही था। ये 20 मिनट्स इसमें लगने चाहिए आपके एक एक सवाल में, यानी इस सवाल को सॉल्व अगर आप कर रहे हो ना तो कोई भी लेट नहीं हुआ, अभी भी टाइम है आपके पास, 20 मिनट्स में इसका सवाल एक सॉल्व होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा। अनलेस टाइम कब बचा लोगे, जब तुमने इतनी ज़्यादा ये तो वो कुछ कर भी गया, शाबाश, उसका मतलब जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उतना टाइम बचा लोगे, मगर आइडियली इस सवाल पे 20 मिनट लगने चाहिए, 20 से कम मिनट का सवाल नहीं है ये, मगर अगर आप उसे कम पे कर पा रहे हैं तो मैं कहूँगा ज़बरदस्त, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी जा रही है। नोमान, आप भी बेटा अपना जवाब लिख दें, आपके फिगर्स क्या आई हैं? सर 18180 है। 18180, ठीक है,
रिफंड क्या है? रिफंड है 541329। 541329। ओके, राउंड ऑफ करें तो 330। ओके, फिर कैरी फॉरवर्ड है यस कैरी फॉरवर्ड है 182994। 182994। ठीक है, शाबाश। ब्रूस एक्सीलेंट बेटा। मुजम्मिल समझ गए होगे बेटा तुम, एक्सीलेंट, शाबाश बेटा। नुमान आपके भी बेटा यही फिगर्स हैं, शाबाश, गुड जॉब बेटा, शाबाश। बाकी भी कंप्लीट कर लें, कंप्लीट करें बेटा। कैरी फॉरवर्ड 1890 के रिफंड, एक्सीलेंट इमाद, एक्सीलेंट बेटा, शाबाश है, गुड जॉब यार। फिज़ा, मानूर, कहाँ पहुँचे आप लोग बेटा? मोहम्मद अली, नोमान, मुजम्मिल तो ने बता दिया, समी, शब्बीर, उंजला गायब है टोटल, सूहा। अच्छा बच्चों, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो लाजमन बताना। सेल्स टैक्स लायबिलिटी ठीक है। अली आगे बेटा, बाकी बता ताकि हम चेक करें कि कहाँ गलती हो रही है। 5561। ओके, मुजम्मिल पेपर पे बेटा ये सवाल मैंने जैसे कहा ना 20 मिनट्स में हो जाता है, मैक्सिमम हम टाइम रखते हैं। सेल्स टैक्स 18180 पेएबल, ठीक है। और रिफंड 541330 बिल्कुल सही है। 182994 और 182994 बिल्कुल करेक्ट है, शाबाश। जो सीरियल नंबर पॉइंट्स के हम लिख रहे हैं, अगर इसने इसको किसी सीरियल नंबर को सही नहीं लिखा तो मेरा मशवरा ये है कि अपने नोट्स को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेना, ताकि ये पॉइंट्स आपके लिए, ठीक है, आपको आईकेप की बुक भी है, आपको मेरी मास्टर शीट्स, मेरे नोट्स सब मिलेंगे, मगर जो सीखने के लिए आप अपनी नोटिंग करते हो ना, उस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो आप अपने नोट से ज़्यादा सीखते हो। तो ये नंबरिंग से जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ उसकी लॉजिक ये है कि जब भी तुम्हें प्रैक्टिकल के लिए रिवीजन करना होगा, इन पॉइंट्स को खोलोगे, रिवीजन करोगे और प्रैक्टिकल तुमसे होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितने आपने करवाए हो रहे हैं ना? अच्छा, अब इसमें ऑनलाइन बेटा कहाँ तक पहुँचे आप लोग? क्योंकि आपने ना बगैर मेरी गाइडेंस के ये कर लिया है, किसी को मुझे था कि कहीं फंसेंगे बच्चे, बट आप लोग नहीं फंसे, तो ये शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। शोज़ की अब आपकी थोड़ी इंडिपेंडेंस, यानी खुद सवाल करने की एबिलिटी आ गई है। तो पहले क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट करूँगा मैं, ऐसे होता है, फिर तुम उसको उसी चीज़ को कॉपी करोगे, फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का कर पाओगे, फिर थोड़ा सा बेहतर कर पाओगे, फिर पूरा सवाल मुकम्मल कर पाओगे। तो आप अब पहली दफ़ा एक सेल्स टैक्स का मुकम्मल सवाल खुद कर पाए हो आज। ज़्यादातर बच्चों ने खुद ही किया है, मेरी तो कोई ख़ास इसमें गाइडेंस नहीं थी आप लोगों को। तो इट शोज़ कि अब आपका सेल्स टैक्स का वो जो मैंने कहा था ना 30 मार्क्स, तो उसका कम से कम भी 20 मार्क्स तक का एरिया आप देखें आपको मिल गया है। आगे भी है, लर्निंग है, अब बहुत सारे सवाल अभी होंगे, तो मगर तरीका यही है, ठीक है। अच्छा भाई, अब अगर कंप्लीट कर लिया है आप लोगों ने, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं अगली ट्रांजैक्शन को सिर्फ अप्लाई करके दिखाऊंगा, मगर वो दूंगा होमवर्क, वो सवाल मैं अभी नहीं करूँगा, क्योंकि आपने अभी बड़ा अच्छा कर लिया।
मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कर लिया। अगला सवाल है फौलाद का और ये होमवर्क है, मगर इसमें एक ट्रांजैक्शन पढ़ा के अप्लाई करा के दिखाता हूँ। कि कौन सी वाली हमने पढ़ी थी बेटा? कैरी फॉरवर्ड किधर होगा बेटा? वो जो सरमद हम लिखते हैं ना, सेल्स टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद सेल्स टैक्स रिफंड, तीसरी लाइन में लिखते हैं सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड, वहाँ लिखते हैं। पेएबल सेम आया है बट रिफंड, और बेटा ये मैं हसीब सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा आज, थोड़ा सा लेट नाइट सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, कंपेयर कर लेना, ठीक है बेटा? अच्छा बच्चों, अब मुझे इस चीज़ में देखो कि जो हमने पढ़ा, क्या टॉपिक पढ़ा था? क्रेडिट परचेजेस। क्या रूल था? क्रेडिट परचेज पे इनपुट ले सकते हैं अगर सप्लायर ने पेमेंट की हो, बायर इनपुट ले सकता है अगर सप्लायर ने पेमेंट की। दूसरा रूल क्या था? बायर को 180 डेज में पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं करेगा तो उसका इनपुट टैक्स रिवर्स हो जाएगा। ओके, पढ़ो इसको। अब कहता है एन अमाउंट ऑफ 820,000 ऑन अकाउंट ऑफ परचेजेस मेड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर इज आउटस्टैंडिंग सिंस जुलाई 11. Related input tax was accounted for in the relevant tax period. ट्रांजेक्शन समझो क्या पूछ रहा है। अमाउंट ऑफ 820 ऑन अकाउंट ऑफ परचेजेस, ये फौलाद की परचेजेस हैं, उसने परचेज की, कितने पैसे देने उसने? 820। पेमेंट की अब तक? नहीं की है। कब की परचेजेस हैं? जुलाई 11 की। अब क्या क्या 180 डेज। अब आप करंट मंथ देखिए कौन सा है? हाँ, डेट गिवन नहीं है, फरवरी है। ओके, फरवरी है। अब काउंट करो जरा। देखिए ऑब्वियसली बात है, डेज काउंट करने हैं, मगर डेट नहीं है तो हम फिर मंथ काउंट करेंगे। सही है ना? कुछ तो होगा ना इसमें। डेट देनी चाहिए थी एग्जामिनर ने, नहीं दी, कोई बात नहीं। 180 डेज यानी 6 मंथ्स काउंट करो। जुलाई नहीं, अगस्त से शुरू नहीं होता। ये वो है जिसमें पूरा, इसीलिए तो कहा था डेज होने चाहिए थे, तो जुलाई भी काउंट होगा। वो जो काउंट कब नहीं होता? जब अनक्लेम्ड हो। ये अनक्लेम्ड नहीं है, ये क्रेडिट परचेज है। जुलाई भी काउंट होगा, जुलाई और अगस्त। पूरा महीना काउंट करेंगे, जिस महीने की परचेज है। परचेज किस महीने की? जुलाई है ना, जुलाई भी काउंट करो ना। 1 जुलाई काउंट करो, क्योंकि वो डेट नहीं दे रहा तो मैं उसको काउंट करूंगा ना। अनक्लेम्ड वाली बात थोड़ी है ये, तो पूरा जुलाई काउंट होगा। इस 30 डेज, 31 डेज, जुलाई और अगस्त और सितंबर और अक्टूबर और नहीं, क्यों? तो इसका मतलब है कि इसका रेलेवेंट पीरियड था जुलाई, उसमें इसने इनपुट क्लेम कर लिया है। कहाँ से पता चला इनपुट क्लेम कर लिया है? रिलेटेड इनपुट टैक्स वाज अकाउंटेड फॉर इन द रेलेवेंट टैक्स पीरियड। उसने जुलाई में 8/20 पे इनपुट ले लिया एज क्रेडिट परचेज, मगर अभी तक पेमेंट नहीं की। क्या 180 डेज गुजर गए? क्या करोगे? बस करंट मंथ में उतना इनपुट कम कर दो। करंट मंथ में इनपुट माइनस करेंगे। डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे? लिखेंगे परचेजेस पर्टेनिंग टू जुलाई 11। नहीं, इस डिस्क्रिप्शन बेटा यहीं से निकाला करो, सवाल से निकाला करो। वो अपनी तरफ से लॉ वाली डिस्क्रिप्शन नहीं दिया करो, ये लिखा करो जैसे कि ये परचेजेस फ्रॉम परचेजेस, ठीक है, परचेजेस रिलेटिंग टू जुलाई अगस्त बट पेमेंट आउटस्टैंडिंग, यू डिस्क्राइब। देखिए एग्जामिनर ना आपके लॉ की बात नहीं कर रहा, इसमें ये नहीं लिखोगे क्रेडिट परचेज रिवर्स्ड, ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ से डिस्क्रिप्शन निकालेंगे। जो भी डिस्क्रिप्शन होगी ना लाइन की, यहीं से निकलेगी। तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा बेहतर है कि क्या क्रेडिट परचेजेस रिलेटिंग टू जुलाई 11 या परचेजेस रिलेटिंग टू जुलाई 11 बट पेमेंट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। और आगे क्या लिखोगे? 8/20, उसका 18% माइनस रिवर्स हो जाएगा। ये इसकी एक ही ट्रांजैक्शन थी जो आपके लिए नहीं है, बाकी सब आपने पढ़ा है, ये आपके होमवर्क है फौलाद का।
अब आ जाए आगा पे। आगा का सवाल, अगर कोई नई चीज आएगी किसमें, सब स्टैंडर्ड सप्लाई। हाँ नंबर 2 सब स्टैंडर्ड वाला पढ़े। सब स्टैंडर्ड सप्लाईज अमाउंटिंग टू 4.5 मिलियन वर रिटर्न टू वेंडर्स प्रॉपर डेबिट एंड क्रेडिटर्स। इसमें तो कुछ भी नहीं। सब स्टैंडर्ड सप्लाई इसके क्वेश्चन देखिए वो कहता, ये इरेलीवेंट फैक्ट है कि वो सब स्टैंडर्ड है। रेलिवेंट फैक्ट क्या है कि इसने परचेज रिटर्न किया है। क्यों किया है, इसकी मर्जी। सब स्टैंडर्ड है। आपने कहा था मुझे रॉ मटेरियल चाहिए और आपके पास आया, आपने कहा यार ये तो क्वालिटी बेकार भेजी है इसने, तो वापस कर दिया उसने। सब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, अप टू योर स्टैंडर्ड नहीं था, ठीक है। अब रिटर्न होने की वजह कुछ भी हो, सानू की यार सेल रिटर्न है, सेल्स टैक्स उसको थोड़ी देखता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ो, क्या तुम कर लोगे इसको, हो जाएगा। चलो बेटा, ये अब मुझे उम्मीद है क्योंकि अभी आपने सवाल अच्छा किया था। नेक्स्ट सवाल को भी मैं देखता हूं, अगर कोई नई चीज नहीं आएगी तो वो भी आपका होमवर्क बन जाएगा, और अगर नई चीज आई तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर होमवर्क बनेगा। यानी होमवर्क तो बनेगा, होमवर्क तो बनेगा। यानी 2 सवाल का होमवर्क तो तुम्हें करना ही करना है, क्योंकि आपको कल छुट्टी है, और छुट्टी पे कोई सुकून से बैठे ये मुझे गवारा नहीं है। छुट्टी पे ना दौड़ाना है मैंने तुम लोगों को, कल तो ऑफ है ना, तो मैं सुकून से बैठूंगा, तुम लोगों को दौड़ाऊंगा। इसीलिए आगा का सवाल पढ़ेंगे ऑनलाइन बेटा। हाँ, मंडे पे लास्ट शेड्यूल क्या था, नहीं थी। देखिए 4 दिन की क्लास होगी, कंपनी लॉ 3 दिन होगा, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो 5वें दिन, कंपनी लॉ ज़रूरत पड़ेगी तो चौथा दिन। तो ये टाइम टेबल आपको फिक्स कर देंगे, तो वो भी एडमिन करेगा, मुझे भी वही बताते हैं कि क्योंकि बाकी क्लासेस भी उन्होंने अरेंज करनी है। तो मंडे पे ग्रुप पे बता देंगे, या आप वो एसटीटी का सोल्यूशन का पेज देख लिया करो, एक आध दिन फिर फिक्स हो जाएगा। चलो भाई, आगा इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड ही इज मुजम्मिल, मानूर और ब्रूस सारे बच्चे हसीब देखना बेटा, सेम चीज़ें हैं या अलग हैं। तो इज इंगेज इन सप्लाई एंड हाउस होल्ड अप्लाइंसेस एंड इज प्रोवाइडिंग यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द मंथ क्या है, टैक्सेबल, लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, और उसके बाद एक्सपोर्ट, और उसके बाद एग्जेम्प्ट, कोई भी नई चीज़ नहीं है। ये सेल्स की डिटेल है। अब ये देखो, गुड्स वर्थ 1.5 मिलियन वर रिटर्न्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, प्रॉपर डेबिट क्रेडिट वर इशूड, क्या वापस आया, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न हुई है, ठीक देख रहे हो। क्या करोगे इसकी वजह से, फिर है फॉलोइंग परचेजेस वर मेड, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये आप पहले भी 2 दफ़ा कर चुके हो। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन वर एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, ये एंट्री डमी एंट्री है, इग्नोर की जाएगी। क्यों, अनरजिस्टर्ड से परचेज पे इनपुट होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, इग्नोर। फिर एन अमाउंट ऑफ 750 इज पेएबल टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। हाँ, अब ये बताओ ये वाली एंट्री क्या है, एन अमाउंट ऑफ 750 इज पेएबल टू अ रजिस्टर्ड पर्सन सिंस 1 फरवरी 11, अभी तो पढ़ा, क्रेडिट परचेज, करंट मंथ कौन सा है, अगस्त 11, तो 1 फरवरी, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, गया, 6 महीने हो चुके हैं, 180 दिन हुआ रिवर्स, क्योंकि करंट मंथ क्या है, अगस्त है, 6 महीने गुजर गए, तो ये रिवर्स होगा। अभी तो पढ़ा ना आपने, क्या पढ़ा, 180 दिन गुजर जाए तो इनपुट, करंट इनपुट माइनस करेंगे ना। ये कहता है 7,50,000 पेएबल है सिंस 1 फरवरी, तो उसका मतलब क्या है, ये क्यों डेटा बता रहा है, 1 फरवरी की परचेज थी, अभी तक पेमेंट नहीं की इसने। अब एक चीज की वजाहत नहीं की इसने कि आया कि फरवरी में इनपुट लिया था कि नहीं लिया था, ये नहीं लिखा इसने, मगर ऐसे केस में हम यही कहेंगे कि लिया था। कोई क्यों छोड़ेगा इनपुट टैक्स को, खामोश है, मगर हम अजम्पशन क्या लेंगे कि इस फरवरी में उसने इनपुट लिया, क्लेम किया, तो करंट मंथ में रिवर्स करेंगे हम। ये वही बात तो जो अभी आपने पढ़ी, कोई नई चीज नहीं है इसमें। तो
फिर क्या है, सेल्स टैक्स क्रेडिट ऑफ 610 हैज बीन ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। क्या है ये, कैरी फॉरवर्ड है। सेल्स टैक्स 18% से आगा इज आल्सो रिक्वायर्ड टू पे पेनल्टी। याद है पेनल्टी, एक भी नई बात नहीं है यहाँ इसमें, सारी पुरानी बातें हैं। आपका होमवर्क में 2 सवाल आ गए। तो जब तक नई बात तो नहीं आएगी तब तक तो मैं चलता रहूंगा। अब्दुल गफ्फार तक पहुंच चुके हैं। अब्दुल गफ्फार में एक नई बात है बस, तो मैं उस तक आपको लाता हूं। अब्दुल गफ्फार की परचेज में मैंने कुछ चीज़ें जो हटाई थी बताता हूं। लोकल मैंने क्या किया था, पहले आपको अब्दुल गफ्फार का सवाल दिया था ना, तो उसमें मैंने कहा था लोकल टैक्सेबल, ये एक्सपोर्ट, ये मैंने उस वक्त हटा दिया था। ये अब नई चीज़ें, कमर्शियल गुड्स, कमर्शियल गुड्स की सेल, ये मैंने पहले नहीं दिखाया था इस सवाल में, ये नई चीज़ है। लोकल परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, और ये भी मैंने उस वक्त हटा दिया था। कमर्शियल इंपोर्ट्स, ये कमर्शियल इंपोर्ट्स जो इसने 10 के ख़रीदे, ये 14 के बेचे, ये वाली ट्रांजैक्शन नहीं है। मगर नहीं हो के भी कुछ नहीं है, एक तरफ परचेज है इनपुट, दूसरी तरफ सेल है आउटपुट, कुछ भी नहीं है। मगर मैंने उस वक्त सोचा था कहीं फंस ना जाओ कमर्शियल लफ्ज़ की वजह से, कमर्शियल इंपोर्ट्स कंफ्यूज ना हो जाओ, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ये थोड़ी सी वजाहत की ज़रूरत है। फिर ऑल दी अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। कमर्शियल इंपोर्ट्स आर स्टेटेड किस पे, CNF पे, और वैल्यू एंड आर सब्जेक्ट टू कस्टम्स ड्यूटी एट द रेट ऑफ 15%। ये नया पॉइंट है। जुलाई 10 एन अमाउंट ऑफ 365 हैज बीन कैरिड फॉरवर्ड सेल्स टैक्स, ये पुराना है, कुछ भी नहीं ने। अब इस सवाल के अंदर तुम थोड़ा खुद सोचो कि नया क्या था जो बिल्कुल नहीं समझ आया। ऐसी चीज जो बिल्कुल नहीं समझ आई हो कि नहीं ये हमने नहीं पढ़ी। सर उस वैसे इंपोर्ट पर 80% होता है, 80% होता है, लेकिन इस पर 15 होगा। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ और चीज़ है। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं आपको, हाँ ये आपको वैल्यू नहीं समझ आई, ये समझा दूंगा, ये भी समझा दूंगा। मेरी नज़र में बिल्कुल नई ट्रांजैक्शन ये है, बाकी कोई भी नई नहीं है। इंपोर्ट गुड्स, ये कमर्शियल इंपोर्ट्स हैं फिनिश गुड्स की, इसने क्या किया है, ये फिनिश गुड्स इंपोर्ट की है और उसने उन्हीं को बेचा, कुछ भी नहीं है। एक चीज़ यहाँ इस सवाल पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंपोर्ट्स की ना 2 किस्में हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीज़ें मंगाना और एक है फिनिश गुड्स मंगा के फिनिश गुड्स बेचना। अच्छा, इसकी एक ट्रांजैक्शन है जो मैं बहुत आगे चल के सिखाऊंगा, अभी सिखाने से ना वो खामखा बच्चा परेशान होता है, तो इट्स टू अर्ली कि कमर्शियल इंपोर्ट में क्या होता है। जब आपके पास थोड़ी थ्योरी वाले टॉपिक कवर हो जाएंगे ना, तो आपको फिर समझ आएगा कमर्शियल इंपोर्टर किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो इसमें आप कोई भी फ़र्क आज के लिए ना करो। इस पे सप्लाईज हैं, सेल्स टैक्स लगाना 18% से, ये कमर्शियल गुड्स इसने इंपोर्ट करके बेची हैं तो ये लोकल सेल है। 18% से इस पर टैक्स लगाओ, 18% से इस पर इनपुट लो, इस पर कोई भी फ़र्क ना करो। कमर्शियल गुड्स के बेचने पे 18%, कमर्शियल इंपोर्ट्स के फिनिश गुड्स इंपोर्ट पे 18% इनपुट, बस। मगर इसका एक एडवांस्ड पॉइंट है जो एंड पे आके कवर होता है। पहले तो मैं सोच रहा था सवाल कोई ना दो, फिर मैंने कहा नहीं सवाल तो दो, मगर ये वाला पॉइंट मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं किसी एक एडवांस स्टेज पे आके कवर करूँगा। इसको कहते हैं कमर्शियल इंपोर्ट्स, इग्नोर करो इसको, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, ये क्या लिखा है ये समझाता हूँ आपको। ये सवाल भी ऑप्शनल है, 2 सवाल कंपलसरी होमवर्क है, ये सवाल ऑप्शनल है। जो कर लेगा बहुत अच्छा करेगा, और अगर नहीं करेगा तो मैं इसको अगली क्लास में एज ए होमवर्क देने वाला हूँ, या वैसे ही इस पे जो फैसला होगा। 8 नंबर सवाल है, फिर 9 और 10, फिर आपके अगले 14 सवाल आ जाएंगे। तो आपका इस तरीके से इंशाल्लाह वही जो मैंने कहा था कि चंद क्लासेस में ही आपका सेल्स टैक्स कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट है। आप ICAP के सवाल कर रहे हो। अब एक नई बात जो है जो समझनी है आप लोगों ने, आपका नंबर क्या है, पॉइंट नंबर 19 नंबर पेज पे अलग से एक पेज खाली छोड़ के ऊपर लिखो, ताकि इसमें बहुत से पॉइंट आएंगे। बार बार मैं इस पे वापस आऊँगा, इस पे बार बार वापस आऊँगा। 19 नंबर पे लिखो वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई के काफ़ी केसेस एग्जामिन करता है, तो हर एक को मैं वापस ला के एक्सप्लेन करूँगा। क्या है ये, 20 आएगा, 20 आएगा। पॉइंट नंबर 20 है बेटा, और पॉइंट नंबर 20 का टाइटल यूँ लिखो,
वैल्यू ऑफ सप्लाई और अच्छा खासा स्पेस छोड़ दो उसके लिए, आधा सफ़ा तो लाजमन छोड़ो, वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि अगला पॉइंट लिखने से पहले इसमें कुछ और पॉइंट्स भी आएंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या है, देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंपोर्ट की वैल्यू क्या लेंगे, ये वाला केस है, इंपोर्ट्स की वैल्यू क्या लेंगे। ठीक है, मिसाल लेते हैं, मैंने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया और वो 1 मिलियन का रॉ मटेरियल मेरी पेमेंट है, 4 मिलियन का जो सप्लायर चाइना में बैठा है उसको मैं 4 मिलियन पे कर रहा हूँ, 4 मिलियन की मेरी कॉस्ट है। अब 4 मिलियन की वैल्यू में वो चाइनीज़ जो है वो मुझे कहता है कि भाई ये माल यहाँ से मैं व्हाट्सएप तो नहीं करूँगा ना तुम्हें, मैं तुम्हें भेजूँगा शिप के थ्रू, तो शिप में फ्रेट कौन पे करेगा, फ्रेट चार्जेस किसी ने तो पे करनी होगी ना, तो वो तू पे करेगा यानी बायर। और इंश्योरेंस चार्जेस, इंश्योरेंस भी तो होती है माल की, वो भी तू पे करेगा। तो इंपोर्ट में ना जो वैल्यू दी जाती है, अगर वैल्यू दी जाए तो याद रखना कि वैल्यू में सिर्फ कॉस्ट नहीं ली जाएगी, कॉस्ट के साथ अगर फ्रेट हो वो भी शामिल समझा जाएगा, वो भी वैल्यू में होगा। टैक्स लगाने से पहले इसको मिला के हम क्या कहते हैं, CNF वैल्यू। अब समझ आ गया आपको CNF वैल्यू क्या है, कॉस्ट एंड फ्रेट, कॉस्ट एंड फ्रेट। अब एग्जामिनर क्या करता है, यूं भी कर सकता है कि जी उसकी इंपोर्ट, यूं अगर डेटा देता, सपोज कर लो कहता है इंपोर्ट्स 1 मिलियन, फ्रेट चार्जेस 4 लाख, तो आप टैक्स लगाने के लिए क्या करोगे, इंपोर्ट की वैल्यू शामिल कर लोगे। तो इसीलिए एग्जामिनर ने कहा कि तुम इसमें कुछ भी ना करो, मैंने जो वैल्यू दी हुई है वो कौन सी वैल्यू है, CNF। CNF का क्या मतलब है, क्या वैल्यू दी उसने, कॉस्ट एंड फ्रेट। तो जब उसने कॉस्ट एंड फ्रेट की वैल्यू दी, ये देखो कि कहता है कमर्शियल इंपोर्ट्स, ये है कमर्शियल इंपोर्ट्स, तो 10 मिलियन की इंपोर्ट्स है, और 10 मिलियन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ कॉस्ट को या फ्रेट भी शामिल है, तो सही है, ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब हम 10 पर टैक्स लगाएंगे, अगर फ्रेट अलग देता तो हम क्या करते, ऐड कर लेते। ओके, अब क्लियर हो गया CNF क्या है। अब सुनिएगा मेरी बात, जब टैक्स लगाने हैं इंपोर्ट पे, बेटा हम जब टैक्स लगाते हैं किस पे, इंपोर्ट पे, जब हम टैक्स लगाते हैं तो उसका तरीका ये होता है, क्या तरीका होता है, सबसे पहले फ्रेट या इंश्योरेंस होती है उसको वैल्यू में शामिल करते हैं, गिवन हो तो, नहीं हो तो छोड़ दो, और उसके बाद इसे कहते हैं इंपोर्ट वैल्यू, इंपोर्ट वैल्यू या वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। उसके बाद इंपोर्ट की वैल्यू कैसे आती है, इंपोर्ट की वैल्यू में क्या क्या शामिल होता है, कॉस्ट एंड फ्रेट, CNF वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, एक और भी वैल्यू होती है बेटा, FOB। इंपोर्ट की दो, ये आपकी इसलिए समझा रहा हूं कभी एग्जामिनर यूज ना कर दे। इंपोर्ट के वक्त FOB या C&F वैल्यू, ये दो किस्म की वैल्यूज इस्तेमाल होती हैं। ये CNF क्या था, कॉस्ट एंड फ्रेट, FOB है फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है, इसका मतलब है कि शिप तक लाना मेरा काम है, बाकी तो खुद देख ले। ठीक है, कुछ भी हो हमने टोटल वैल्यू लेनी होती है बस। टोटल वैल्यू में क्या क्या आएगा, कॉस्ट भी आएगी, फ्रेट भी आएगा, इंश्योरेंस भी आएगी, आ गई। तो वो वैल्यू हमारी ये आ गई, उस पे सबसे पहले कस्टम्स ड्यूटी ऐड करो, क्योंकि कस्टम्स का टैक्स लगता है ना, कस्टम्स ड्यूटी ऐड करो। तो एग्जामिनर कस्टम्स ड्यूटी या तो अमाउंट में बताता है या तो रेट में बताता है, वो शामिल कर लो।
और उसके बाद जो वैल्यू आए उस पे सेल्स टैक्स लगता है। ये है तरीका सेल्स टैक्स कैलकुलेट करने का। इंपोर्ट पे अब ये तरीका क्या है दोबारा बताता हूं। हमने टॉपिक का नाम क्या रखा? वैल्यू ऑफ सप्लाई। कौन सा केस स्टडी कर रहे हैं? केस क्या है उसमें? केस क्या है? इंपोर्ट। इंपोर्ट पे टैक्स लगाते हैं, इनपुट टैक्स किस रेट से? 18% से। मगर 18% किस वैल्यू पे लगता है वो अभी आपने सीख ली। 18% इंपोर्ट, मगर इंपोर्ट कौन सी वैल्यू? बताएं क्या क्या होगा? मैं क्या क्या लिखूं? लिखो पहले सर, सबसे पहले कॉस्ट। कॉस्ट कौन सी होनी चाहिए? CNF होनी चाहिए। उस पर क्या लगेगा? सबसे पहले कस्टम्स ड्यूटी। तो वो एग्जामिनर कस्टम ड्यूटी देगा, या तो अमाउंट में या तो रेट से निकाल के ऐड करो, फिर 18% लगाओ। अब मुझे ये वर्किंग करके दो तो आपको मैं छुट्टी दूं आज। मुजम्मिल रिवर्स जो होता है ना बेटा, करंट मंथ से, करंट मंथ, ठीक है, करंट मंथ से वो रिवर्स होता है। कहता है कमर्शियल इंपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स 10 मिलियन है और कमर्शियल इंपोर्ट्स आर स्टेटेड एट CNF वैल्यू एंड आर सब्जेक्ट टू कस्टम्स ड्यूटी एट द रेट ऑफ 15%। तो टैक्स कैसे लगेगा? अब आप सबसे पहले उठाओगे क्या? ये ओके, और उस पे पहले सेल्स टैक्स लगाओगे? नहीं, सबसे पहले ये हमारी वैल्यू है, इस पे कितने परसेंट लगाओगे बेटा? कस्टम्स ड्यूटी का, जो कि सवाल में गिवन है 15%। तो 15% आपका कितना बना? यही है। ओके, अब क्या करूं? अब सेल्स टैक्स लगाने के लिए ये और जो 15% कस्टम्स ड्यूटी है, ये दोनों को ऐड करूं, ये हो गया। अब इस पे क्या लगाऊंगा? अब लगाऊंगा इस पे 18%। तो आपका सेल्स टैक्स इस तरह कैलकुलेट होता है इंपोर्ट पे। ये बात कौन बताएगा मुझे? ये आपका इनपुट टैक्स है। कौन बताएगा? इंपोर्ट की सूरत में वैल्यू CNF होगी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। आई बात समझ? दोबारा बताऊं, CNF होगी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का क्या मतलब है? कस्टम ड्यूटी शामिल करके। कोई और फेडरल टैक्स अगर कोई बोलता है और भी फेडरल टैक्स है, हम सारे टैक्स शामिल, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। CNF इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, कॉस्ट एंड फ्रेट, और जो टैक्सेस है वो पहले सारे लगा के, सेल्स टैक्स आखिर में, उस टोटल वैल्यू पे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होगा। अगर आप मेरी बेटा इस सवाल को देख लो, बस मैं यहाँ तक रुकता हूँ, मगर मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि देखो कितना कुछ पढ़ चुके हो, क्या क्या तुम पढ़ चुके हो कि ICAP के 8वें सवाल तक तुम्हें कोई ख़ास दिक्कत नहीं, एक एक ट्रांजैक्शन मिलती है। मैं सिर्फ रीड करूँगा आज इसके कलीम को, नंबर 9 को। नंबर 9 में ये ट्रांजैक्शन क्या है? कलीम की एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की, लोकल सेल एग्जेम्प्ट गुड्स की, टैक्सेबल सप्लाईज मैन्युफैक्चर्ड की, टैक्सेबल सप्लाईज कमर्शियल इंपोर्ट्स की। वही कमर्शियल इंपोर्ट्स सेम अभी अभी जो हमने देखा। फिर परचेजेस, लोकल परचेजेस रॉ मटेरियल की, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, और वही कमर्शियल इंपोर्ट्स। देखिए कस्टम ड्यूटी आउटपुट पे क्यों लगेगा? आउटपुट पे तो आप उन इंपोर्टेड चीज़ों को बेचने के लिए लोकल मार्केट में बेच रहे हो ना, तो उधर तो कस्टम ड्यूटी थोड़ी होती है। कस्टम ड्यूटी तो माल जब छोड़ा जाता है वहाँ पे उसी वक्त होगा। नेक्स्ट क्या है? ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, कमर्शियल इंपोर्ट्स हैव बीन, ये देखो स्टेटेड एट किस वैल्यू पे? CNF एंड आर सब्जेक्ट टू कस्टम ड्यूटी कितनी? 10%। एंड देयर आर नो स्टॉक्स ऑफ कमर्शियल इंपोर्ट्स एट द बिगिनिंग, यानी कोई स्टॉक भी नहीं है, इरेलीवेंट फैक्ट है। एग्जैक्ट वही सवाल है, कोई फर्क ही नहीं है, सेम ट्रांजैक्शन रिपीट की एग्जामिनर में, और कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपने ना पढ़ी हो। और अगर आखिरी भी इजाजत दे दो आदम, कुछ भी नहीं है, सब कवर हो चुका आपका। 10 सवाल, मगर मैं 2 असाइनमेंट दे रहा हूँ, 2 सवाल, 4 नहीं दे रहा। कौन सा नंबर दिया मैंने? 7 और 8। होमवर्क 7 और 8 है, 7 और 8 बस 2, मैं आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता। 7 और 8 होमवर्क है, बाकी 2 करना चाहो कोर्स कवर हो गया आपका। ये सारे सवाल हो चुके हैं। आदम के बारे में क्या है? सप्लाईज, ये आपको याद है, एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट,
सप्लाईज टू रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड ये सारा हो चुका है। फिर कहता है ड्यूरिंग द मंथ ही हैज मेड एडजस्टमेंट ऑफ 500 थ्रू क्रेडिट नोट एज रजिस्टर्ड पर्सनस बैलेंस। ये कोई क्रेडिट नोट का, इसकी हालांकि बात वही है, डेबिट क्रेडिट नोट है, मगर ये तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें तफसील नहीं दी इसने, तो इसको मैं अगली क्लास में करूँगा। फिर है रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस हैं। फिर आगे जाओ तो ऑल गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, कहाँ से अनरजिस्टर्ड, भाई जब इनपुट ही नहीं है तो क्या नोट को करो, कुछ नहीं, इग्नोर। अमाउंट ऑफ 3 million इज पेएबल टू रजिस्टर्ड पर्सन सिंस 2006। इसका मतलब क्या है, क्या है, क्रेडिट परचेज वाला एंट्री। पेएबल जब देखो तो समझ जाओ ना कि क्रेडिट परचेजेस है, तो 180 दिन में देखना है तुमने। फिर क्या है उसका, आदम इज आल्सो रिक्वायर्ड, उसने एरियर्स, ये देख रहे हो एरियर्स, पिछले महीने के टैक्सेस नहीं दिए, सरचार्ज नहीं दिया, पेनल्टी नहीं दी, ये कहाँ ऐड करते हैं हम, तो कुछ भी नहीं है। यानी इसमें भी सिर्फ थोड़ा एक एंगल चेंज किया उसने, मगर बातें वही हैं जो अब तक आ रही हैं। सिर्फ ये इंडिकेट करने के लिए मैंने आपको ये रीड करवाया कि मेरा बेटा जो आपने पॉइंट्स अब तक लिखे हैं 19-20 पॉइंट्स जो लिखे ना आपने, इसको पक्का कर लो, जाके इसको मेमोराइज कर लो, इसको अंडरस्टैंड कर लो, इसका ग्रिप कर लो, और ये सवालात आप कर लोगे ना 10, तो आगे आने वाले 14 क्वेश्चंस जो होंगे वो ऐसे होंगे कि जैसे आपके लिए आसानी। मगर 2 सवाल की प्रैक्टिस करो। आदम वाले सवाल में क्या चीज़ें आई हैं वो अगली क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा, मंडे या ट्यूसडे पे जब क्लास लगेगी उस वक्त इसको एक्सप्लेन करूंगा। और 10 के 10 सवालों के सॉल्यूशंस मैं आपसे शेयर करूंगा, सारे सवालों के सॉल्यूशंस भी आपको बना के दे दिए जाएंगे। सरचार्ज का मतलब डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है अली, ठीक है। सारे सवाल जो होंगे आपको मिल जाएंगे ताकि आप चेक कर सको अपने अपने आंसर्स को। अब जो बच्चा अगर ये सारे सवाल कर गया तो बहुत ज़बरदस्त बात होगी, और जिसने नहीं कर पाया तो उसके लिए बेटा इसके बाद आने वाले 14 क्वेश्चंस जो होंगे वहाँ मेरी उम्मीद होगी कि आप कर पाओगे, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा, इंशाल्लाह अब अगली क्लास में यहाँ से आगे ऑनलाइन बेटा सारी चीज़ें क्लियर है। अच्छा भाई देखो, एक चीज़ सुनिएगा मेरी, एक चीज़ सुने, बुक के बारे में, मास्टर शीट्स के बारे में थोड़ी मैं वजाहत करता चलूँ। आईकेप की बुक हम यूज़ करेंगे, तो जैसे ही आईकेप की अपडेटेड बुक अवेलेबल होगी वो सबके पास होनी चाहिए, तो आप भी चेक करते रहा करो, मैं भी चेक करता हूँ कि आईकेप की बुक अपडेट उन्होंने अपलोड की कि नहीं की। क्योंकि इसलिए नहीं कि आईकेप की बुक के हम मोहताज हैं, हम आईकेप की बुक के मोहताज नहीं हैं, मगर ये इसलिए हमें देखनी होती है क्योंकि वो जो पेपर बनाता है ना, तो सिलेबस का फैसला बुक से होता है कि कौन सा टॉपिक शामिल है, कौन सा टॉपिक शामिल नहीं है, ये बुक से फैसला होता है। जो चीज़ें बुक में होती है वो एग्जामिनेबल होती हैं, इसीलिए हमारी बुनियाद आईकेप की बुक होगी। मैं आपको आसानी करने के लिए अपनी मास्टर शीट्स देता हूँ, और मास्टर शीट्स मैं आपको अभी जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मेरा मकसद क्या था, सिर्फ आपको ये दिखाना, ये शो करना कि इस सब्जेक्ट को टैकल करना चाहते हो तो आप कैसे इसको टैकल करते हो। तो आपके पास जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं, इन पॉइंट्स के थ्रू भी आप कवर कर सकते हो। यानी आप आईकेप की इतनी मोटी बुक उठाओगे, मेरी पतली सी मास्टर शीट्स मिलेंगी, और उससे भी पतले क्या होगा आपके मिनी पॉइंट्स, यानी 3 लेवल्स पे, टोटलिटी, नेरो, नेरोअर लेवल पे चीज़ें आ सकती हैं। आउटपुट क्या प्रोड्यूस करना है हमने, सवाल सॉल्व होता है कि नहीं होता। अगर सवाल सॉल्व होता है बेटा, आपकी तैयारी हो रही है। तो मास्टर शीट्स बेटा मैं जैसे ही समझता हूँ ना कि ये 10 सवाल का ग्रिप हो चुका है, मैं आपसे शेयर कर दूँगा, ठीक है। आपको मैं शेयर कर दूंगा मास्टर शीट, सारी चीज़ें देखना उसमें भी मौजूद होंगी, ठीक है। जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा। मैंने मुजम्मिल आपने क्या कहा है? सर मैं ये पूछना है, इनपुट टैक्स रिवर्स होगा तो ऊपर इनपुट टैक्स वाले सेक्शन, इनपुट हमेशा रिवर्स इनपुट सेक्शन में होता है, आउटपुट हमेशा रिवर्स आउटपुट सेक्शन में होता है। तो जहाँ इनपुट रिवर्स करोगे वो ऊपर वाले सेक्शन यानी इनपुट टैक्स फॉर द मंथ में ही होगा। मानूर बेटा एडमिन से ये मुझे भी पूछना पड़ेगा कि आया कि टाइम टेबल को वो चेंज तो नहीं करेंगे, एज ऑफ नाउ टाइम टेबल सेम है। हाँ बेटा, सर रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज की तो उसमें नोट में लिखा हुआ है कि सारी परचेजेज एंड कौन सी परचेजेस बेटा? सर परचेजेज में रजिस्टर्ड पर्सन से भी आ रही है, और नोट में लिखा है ऑल गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड। कहाँ से परचेजेज हैं? रजिस्टर्ड से परचेजेज है कि अनरजिस्टर्ड से? यस, कहाँ से? नोट में लिखा है। हाँ नोट में, को नोट नंबर बताओ बेटा। नोट नंबर
4, क्या है इसमें लिखा हुआ? लिखा हुआ सारी ही unregistered. ऑल गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, कहाँ लिखा है? Unregistered. नहीं, ये थोड़ी लिखा है सारी ही थोड़ी लिखा है, आगे तो पढ़। ऑल गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी ये 15 इसके लिए क्या है, कहाँ यूज हुई है? एक्सक्लूसिवली मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। मगर जब आप इनपुट ही नहीं था तो उसका लिंक बना के क्या करोगी? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका ना इनपुट है ना लिंक बना। लिंक किस चीज़ का बनता है? टैक्स का। टैक्स तो है ही नहीं तो क्या लिंक बनाए? ठीक है बेटा, क्योंकि एक बात बस मैं बता दूं आपको कि जिस लेवल पे अभी आप जा चुके हो ना बेटा, इससे अब आने वाला है जो अगले सवाल होंगे ना 14, वो होगा सुपर एडवांस लेवल, वो होगा और एडवांस लेवल, उसमें मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन्स आएंगी और उससे बियॉन्ड डिफिकल्टी लेवल आ ही नहीं सकता आपका। तो ये आपका एडवांस लेवल तक पहुंच गए हो आज, मगर सुपर एडवांस लेवल क्या होगा? अगले 14 क्वेश्चंस। वो 14 क्वेश्चंस में चंद क्वेश्चंस हिला के रख देंगे, तुम्हें हिला के रख देंगे कि ये क्या हो रहा है। तो इसीलिए जितनी प्रैक्टिस इसकी कर लो ताकि तुम इसमें ना फंसो कि अपॉर्शनमेंट कैसी होती है, इसमें ना फंसो कि ये क्या होता है। स्टेप्स क्लियर, बार बार इसको जो सवाल को सॉल्व करेगा। 14 का मतलब 14 के 14 नहीं, 14 में भी 8 सवाल आराम से हो जाएंगे, 6 सवाल पटक देंगे तुम्हें। बिलीव मी, अच्छे खासे का ना ईगो शटर कर देते। ईगो, मुझे सेल्स टैक्स आता है, मैं कहता हूँ ये करके दिखा, फिर कहता है सर नहीं आता। तो ऐसे सवालात आएंगे अभी, तो बी रेडी। तो उसके लिए हम तैयारी करेंगे। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह हाफिज़। हाँ बेटा पूछो पूछे।